कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना। आज 2025 के भारत में जातीय जनगणना की बात हो रही है। मतलब अब हमारे देश में पूछा जाएगा, जी आप कौन से जात के हैं, आप कौन से जात के हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहती हूँ कि मैं ब्राह्मण जात से आती हूँ और मेरा पूरा नाम है अर्चना तिवारी। कुछ लोग कह सकते हैं कि चूंकि अब ब्राह्मण हैं तो इस वजह से कास्ट सेंसस का विरोध करेंगी, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर तथ्यों पर बात करूंगी, फैक्ट्स पर बात करूंगी। और जो लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को मैं बताऊंगी कि जातीय जनगणना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने पहले भी जातीय जनगणना किया है अपने प्रदेशों में जहां पे उन्होंने स्टेट रूल किया है और लगभग 69% तक का आरक्षण भी दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जात को लेकर के विवाद हो गया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि भारत के अंदर 12 प्रदेशों में जातीय जनगणना हो चुकी है और उसके पीछे का खेल भी मैं आपको समझाऊंगी। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं और वहां पर आरक्षण का जो कैप है वो 50% से जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और 50% के आरक्षण के कैप को हटाएंगे, वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में पहले से ही हट चुकी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि ये 50% कैप क्या है और अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज हमारे देश में आरक्षण की बात होती। टैलेंट तो खैर छोड़ दीजिए, स्किल तो छोड़ दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ आरक्षण आधारित राजनीति होती। अब मुस्लिम अपीजमेंट एक ठंडे बस्ते में जाएगा और आरक्षण अपीजमेंट की राजनीति हमारे देश में होगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश में सबसे पहले जो जातीय जनगणना की गई थी वो 1931 में ब्रिटिश राज में की गई थी। और ब्रिटिश का ये मानना था कि अगर इंडिया को रूल हमेशा तक करना है तो यहाँ के समाज को बांटना ज़रूरी है। इस वजह से ब्रिटिश ने ऑल ओवर इंडिया कास्ट सेंसस किया ताकि वो जात के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करें। ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड तक लेकर के आए जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, जिसमें पहली बार हिंदू और दलित्स को अलग अलग बताया गया, जिसके ऊपर अंबेडकर और गांधी के बीच में विवाद हुआ। अंबेडकर जी ने सपोर्ट किया कि ये सही है, दलित हिंदू से अलग हैं और इनको वोट देने का अलग अधिकार होना चाहिए। पहली बार भारत के अंदर ये बात हुई कि अगर किसी गांव में दलित रहते हैं तो उनका जो चुनाव लड़ने वाला होगा वो भी दलित होगा और वोट देने का अधिकार भी सिर्फ दलितों का होगा। और अगर उस गांव में कोई दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। पहली बार 1931 में हमारे देश में ऐसी बात हुई थी जिसका विरोध महात्मा गांधी ने उस वक्त किया था और कहा था कि ये जातीय जनगणना और हिंदू और दलित को जो अलग बताने की बात हो रही है ये हिंदू समाज को बांटने का काम करेगी। अगर मैं आज की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो हमारे देश में करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय जनगणना हुई और सरकारों ने अपने अपने वोट बैंक और पॉलिटिक्स की वजह से 50% कैप को हटा करके किसी ने 69% किया, किसी ने 75% किया, किसी ने 77% किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ ये 50% का कैप आखिर है क्या चीज़। हुआ था 1990 के टाइम पे मंडल कमीशन, जिसके तहत एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बाद इतनी ज़्यादा बातें होने लगी कि कई सरकारें भी गिर गई थी। उस वक्त ओबीसी का आरक्षण की बात हुई और उस आंदोलन के बाद 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया और ये लोग कोर्ट में जाकर के इन लोगों ने अपनी बात की कि हमें और ज़्यादा आरक्षण चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया कि आप किसी भी सरकारी नौकरी या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर 50% ही आप आरक्षण दे सकते हैं।
अगर राजनीतिक पार्टियों का बस चलता तो उस वक्त से ये आरक्षण 70% तक ले जाते। आज आप राहुल गांधी को सुन लीजिए, तेजस्वी को सुन लीजिए, या फिर अब नई वाली भाजपा को सुन लीजिए, वो भी इस तरीके की बात करती है। तो अगर मान इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, अगर किसी नौकरी में 10 सीट खाली है, मैं 10 सीट की बात कर रही हूँ, तो आज का सिनेरियो ऐसा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5 सीट पर ही अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये जो 5 सीट है वो पूरी तरीके से ST, SC, OBC के लिए आरक्षित है। तो ये है 50% का कैप। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो शायद आज हमारे देश में 70 से 80% तक की आरक्षण की राजनीति चल रही होती। और अगर आप इनसे निकले हुए नेता देखेंगे तो चंद्रशेखर रावण, उनकी आप बातें सुन लीजिए, आप उनको देखेंगे, उनके इंस्टा हैंडल या फिर उनके आप प्रोफाइल पर देखेंगे तो विदेशों में जा कर के वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पर घूमते हैं। और मैं जब ग्राउंड पर जाके कवर करती हूँ तो मैं दलितों का उतना ही बुरा हाल देखती हूँ, मैं OBC कैटेगरी के लोगों का उतना ही बुरा हाल देखती हूँ, क्योंकि वो लोग आरक्षण पर आधारित होते हैं। आरक्षण तो छोड़ दीजिए, वो लोग, उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी उनको नहीं पता कि क्या चीज़ है। क्या कुछ काम 15 के बाद से तेजस्वी जी ने यहाँ पर धरातल पर उतारा है? सबसे बड़ी बात कि वो माननीय यहाँ के विधायक है, डिप्टी CM रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं ना। राघोपुर प्रखंड में आपको 20 पंचायत पड़ता है। 20 पंचायत में माननीय भूतपूर्व विधायक जी के सहयोग से एक रेफरल हॉस्पिटल बना, उसका अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। पीपा पुल से क्रॉस किए हैं तो आप भी डर गई होंगी कि कम मेरा गाड़ी जैसे पलटी कर देगा, हम लोग भी डरते हैं। क्या डेवलपमेंट का यही कारण है? तीसरी बात कि वह जीत कर गए हैं, उसके बाद एक दिन भी जनता के बीच में नहीं आए हैं। और डेवलपमेंट की बात तो अलग। अभी 2-3 दिन पहले सभा तो लगाई थी उन्होंने राघोपुर में, सभी लोग। अब तो चुनावी समय आया है ना, अब तो लगाएंगे ही ना। दलितों की लड़ाई अंबेडकर से लेकर के आज चंद्रशेखर रावण तक लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दलितों की कहानी सुनेंगे तो दलित के ऊपर वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत होती है, लेकिन दलित का अगर आप हाल देखेंगे तो आज भी उन लोगों को शहरों की साफ सफाई के लिए रखा जाता है। तो ये हमारे देश में एक कड़वी सच्चाई है जो मैंने ग्राउंड पर उतर के महसूस की है। जब मैं दूर से दूर गांव के इलाकों में दलित परिवारों से बात करती हूँ, मैं उनके बीच में जब जाती हूँ कवरेज करने के लिए, तो मुझे दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबी ने उनके घरों पर दस्तक दिया है। जिन नेताओं को इन लोगों ने अपने वोट के चोट से चुना है, वो नेता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आज अगर आप म्यूनसिपैलिटी की बात कर लें, आप किसी शहर के रखरखाव, अगर साफ सफाई की बात करें, तो उसमें आपको दलित ही दिखते हैं। क्या आप इस आरक्षण की बात करते हैं? अब मैं आपको ज़रा कुछ ऐसे शहर बताती हूँ जहाँ पर पार्टीज ने मिल करके आरक्षण को 50% से आगे कर दिया है। तो क्या ये जो नई वाली भाजपा है, क्या ये जातीय जनगणना कराने के बाद 50% का जो आरक्षण कैप है, क्या वो नहीं हटाएगी क्या? सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ तमिलनाडु का। 1994 में जब जयललिता जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस 50% के आरक्षण को हटाकर, कैप को हटा करके 69% आरक्षण कर दिया था। मतलब ST, OBC और SC इन तीनों का मिलाकर के 50% से नहीं होगा, 69% होगा पूरी नौकरियों का। और आज की अगर मैं तमिलनाडु इलेक्शन की बात करूं जो कि अगले साल होने वाला है, तो AIDMK के साथ BJP मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और इस स्टेट के अंदर ये कानून लागू है क्योंकि जयललिता जी ने इसको बड़ी चालाकी से 9th शेड्यूल में डाल दिया था। अब 9th शेड्यूल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया इस कानून को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि ये कोई कानूनी दाव नहीं है। तो जयललिता ने इस कानून को पार्लियामेंट से पास करके उन्होंने इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने 2018 में इसको बढ़ा करके 50% के कैप को बढ़ा करके 68% का आरक्षण कर दिया था।
आपने मराठा आंदोलन के बारे में सुना होगा, जिसके बाद ये घोषणा करनी पड़ी कि 16% मराठा लोगों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अभी इस कानून को कोर्ट में ये कानून चैलेंज्ड है और अभी तक ये स्टेट के अंदर लागू नहीं हुआ है। और अगर मैं बिहार की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में लेबर सप्लाई करता है, तो वहाँ पे इस आरक्षण के कैप को बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, तो उस समय, अभी जो नीतीश कुमार और बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे पहले जब तेजस्वी और नीतीश जी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय इस आरक्षण के कैप को बढ़ा करके वहाँ पर 75% आरक्षण किया गया था। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। अभी इस कानून को चैलेंज किया गया है, जिसके वजह से ये कानून अभी पूरे बिहार में लागू नहीं है। लेकिन सोचिए उस दिन का मंजर क्या होगा जिस दिन 75% आरक्षण बिहार के अंदर लागू हो जाएगा। आज बिहार से हमें एक नौकरी के लिए लाखों बच्चे खड़े दिखते हैं। बीपीएससी का हमने इतना बड़ा प्रदर्शन देखा है। अग्निवीर योजना जब लाए गए थे, तो बिहार से सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए थे। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा गरीबी स्टेट में आता है, और अगर उस स्टेट में 75% आरक्षण लागू हो गया, तो सोचिए उस स्टेट का क्या हाल होगा। अब मैं आपको कांग्रेस रूल स्टेट बताती हूँ, राजस्थान। अशोक गहलोत ने 2022 में 50% कैप को हटा करके 64% कर दिया था। लेकिन जितने भी उदाहरण मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में लागू हुआ है, और AIADMK के साथ तमिलनाडु में बीजेपी मिलकर के इस बार चुनाव भी लड़ रही है। तो ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना के बाद अगला स्टेप 50% आरक्षण के कैप को हटाना होगा, तो जैसा बीजेपी ने 370 को हटाया है कानून में बदलाव करके, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक करके, वैसा ही शायद 50% आरक्षण को भी खत्म करके इसका कैप हटा करके 70% तक, 80% तक, 90% तक कर सकती है। इसकी संभावनाएं पूरी हैं। जैसे हमने देखा राम मंदिर के फैसले में भी हम लोगों ने देखा, 370 के फैसले में भी देखा। जैसा बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कानूनों को लाने में और इतिहास बनाने में, तो शायद बीजेपी ये भी कर सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो बात है कि दुनिया में किसी भी देश में जातीय जनगणना नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश नेपाल में जातीय जनगणना होती है, और नेपाल का हाल, नेपाल की GDP आप देख सकते हैं। लेकिन अब दुनिया में हमारा देश 2025 का विकसित भारत की ओर अग्रसर वाला देश जो है, वो जातीय जनगणना कराएगा, और जात आधारित पॉलिटिक्स अब भारत में होगी। अगर मैं आपको चाइना का एग्जाम्पल दूं, तो चाइना का जो GDP है वो है $19 ट्रिलियन। अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ भारत का, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो $3.2 ट्रिलियन है। चाइना अपने पूरे GDP का 4.2% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करती है। मतलब अपने बच्चों को चाइना टैलेंटेड बना रहा है, अपने बच्चों को स्किल सिखा रहा है, जिसके लिए वो अपने पूरे बजट का 4.2% खर्च करता है, जिसका अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो $900 बिलियन, जिसको बिलियन नहीं समझ में आता जाके सर्च करिएगा। और अगर मैं वहीं भारत की बात करती हूं, तो भारत अपने GDP का केवल मात्र 2.9% ही एजुकेशन पर खर्च करता है। अगर मैं आपको इसका आंकड़ा बताऊं तो केवल मात्र $18 बिलियन है। उसका $900 बिलियन और भारत का केवल मात्र $18 बिलियन। जो चाइनीज़ फैमिली हैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर, एजुकेशन पर, अपने घर के, उनके घर की जो इकोनॉमी है उसका 17% कंट्रीब्यूट करती है, मतलब खर्च कर देती हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर। वहीं लेकिन अगर हमारे भारत में देखेंगे तो लड़का जाएगा प्राइवेट स्कूल में, लड़की पढ़ेगी सरकारी स्कूल में। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में आप सभी को पता है कि कैसी पढ़ाई होती है, और लड़की को तो पढ़ाने के बाद क्या करना है? शादी करनी है, उनसे कोई काम तो करवाना नहीं है। तो इस वजह से ये सोच जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को सुधारनी चाहिए, ना कि मुस्लिम पॉलिटिक्स से हटा करके, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स से हटा करके जात आधारित पॉलिटिक्स पर
हम सबको फंसाना चाहिए। आज का युवा, आज का भारत, हमें विकसित भारत की मांग है। हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम लोगों को प्राइवेट नौकरियां चाहिए, हम लोगों को एजुकेशन में क्वालिटी चाहिए, हम लोगों को FDIs चाहिए, हम लोगों को यूनिकॉर्न्स चाहिए। हम लोगों को ये जात आधारित राजनीति नहीं चाहिए। और मुझे कास्ट सेंसस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद का काम करती हूँ। लेकिन मैं ये भी बात सुन रही हूँ कि प्राइवेट नौकरियों में भी कास्ट सेंसस आने के बाद ऐसी मांगे उठेंगी कि आपको प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन लाना होगा। अब बताइए क्या होगा भारत का आगे आने वाला भविष्य, ये तो भगवान ही जाने। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बहुत सारी कुछ बोल सकते हैं। जो लोग OBC कैटेगरी से आते हैं या ST कैटेगरी से आते हैं या फिर SC कैटेगरी से आते हैं, उनको भी सावधान होना चाहिए। आपके नेता सिर्फ आप लोगों के वोट का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके वोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिहार के तरफ जाएं, उधर देखिए जो मंडल कमीशन के बाद जो नेता निकल करके आए, जो समाजवादी नेता निकल करके आए, उन्होंने अपने समाज का कितना विकास किया, वो क्या बोलते हैं अपने समाज के बारे में। और अगर या फिर आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए या फिर आप किसी भी स्टेट में जाइए जहाँ से राजनीतिक लोग निकल के आए हैं और जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करके अपने समाज को तोड़ने का काम किया है, आज उनके बच्चे विदेशों में हैं, लेकिन आपके बच्चे घर में हैं, डिप्रेशन में हैं, डिसअपॉइंटमेंट में हैं कि हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, हम कौन सी नौकरी करेंगे, हमारे लिए कोई नौकरी है भी? ये सवाल खुद से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।